नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए एपिसोड में। ये सवाल जवाब का 25वां एपिसोड है, यानी कि सवाल जवाब के अब सिल्वर जुबली एपिसोड तक हम लोग पहुंच चुके हैं और आप लोग लगातार प्रोत्साहन भी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके द्वारा जो सवाल आ रहे हैं वो हमें प्रेरित भी कर रहे हैं कि लगातार हम लोग रियल एस्टेट पे अलग अलग तरह के कंटेंट लाते रहें और आपके सवालों का जवाब भी देते रहें। तो उसी कड़ी में आज हमने कुछ और सवाल लिए हैं और उसके जवाब के साथ आपके सामने आए हैं। तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। पुष्कराज जी ने पूछा है, इज इट वर्थ टू बाई आईवी निया वाघोली? देखें, बिल्कुल वर्थ है, पर ये जरूर ध्यान देना होगा कि आप किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। अगर आपका बजट कम है और वाघोली लोकेशन आपने ऑलरेडी प्रेफर कर लिया है तो कोई ऐसी खास समस्या वहाँ पे नहीं है। पानी के लिए भीमा रिवर से वहाँ पे पाइप कनेक्शन है, फिल्टर करके सप्लाई कर रहे हैं। एक स्कूल जो है वहाँ पे ऑलरेडी फंक्शनल हो चुका है। और अगर आप देखें तो आईवी निया एक तरीके से इनका लास्ट सेगमेंट रहेगा जो कि हिल से बिल्कुल लग के है। तो कहीं ना कहीं अब जो हिल बैकड्रॉप है वहाँ पे और कोई कंस्ट्रक्शन नहीं आने वाला है। तो ये भी एक चीज़ पॉजिटिव है, आपको पता है आसपास में क्या बनने वाला है और क्या नहीं। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये जो प्रॉपर्टी है वो अब एक तरीके से कॉरपोरेशन लिमिट में आ चुकी है, क्योंकि कॉरपोरेशन लिमिट में अब वाघोली आ चुका है। जाहिर सी बात है उसके सारे जो बेनिफिट्स हैं उसे मिलने में थोड़ा समय लगेगा, साल 1.5 साल लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे, पर अल्टीमेटली जब आपको पोजीशन मिलेगा उसके 6 महीने से साल भर में चीज़ें काफ़ी कुछ बदल जाएंगी, क्योंकि अभी पोजीशन आने में भी थोड़ा समय है उसमें। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। जयेश वर्मा जी ने पूछा है, Is the Goel Ganga Wagholi row house worth buying? Doubt because of actual land area versus multi-story construction carpet being sale. Seems they are already asking for price 7 to 10 years down the line. Please suggest if this is a good for living first buy. देखें जयेश जी, आप ये जानना चाहते हैं कि एंड यूज पर्पस के लिए गोयल गंगा का जो जीजी टाउन प्रोजेक्ट वो कैसा रहेगा। इसके लिए हमने एक पूरा डिटेल रिव्यू बनाया था और कहीं ना कहीं इसमें इस प्रोजेक्ट को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन भी था कि वहाँ रो हाउस आएगा, प्लॉट देंगे या मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट आएगा और उसके साथ साथ लैंड भी आएंगे। तो ये सारी चीज़ें दुविधा थी। अब जहाँ तक सुनने में आ रहा है वहाँ पे फाइनली रो हाउस ही बनने वाला है। पर हाँ, आपकी ये बात ज़रूर सही है कि जो प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी हायर साइड में है, बिकॉज जो रो हाउस इसलिए लोग लेते हैं क्योंकि एक लेविसनेस होता है, उनको स्पेस ज़्यादा मिलता है आप लोगों को, इसलिए कहीं ना कहीं लोगों का एक दिमाग में एक रहता है कि चलिए अब जो है अपार्टमेंट से निकल के रो हाउस में रहते हैं। पर जिस तरीके का लेआउट बनाया गया है वो कहीं ना कहीं स्पेस क्रंच सा ज़रूर लगता है और प्राइसेस भी उस हिसाब से ज़्यादा लगते हैं। पर हाँ, जिन्हें सिर्फ रो हाउस ही चाहिए और बजट उतना है तो फिर, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है रो हाउसेस के, उस हिसाब से वो चीज़ें ठीक हैं। बाकी डिटेल डिस्कशन के लिए कि क्या है कैसा है, आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, जिससे कि हम आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसे समझ के उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब दे सकें। आगे चलते हैं और ये सवाल है, शायद इनके चैनल का नाम है मी एंड यू। इन्होंने पूछा है, द सेल्स पीपल से द रोड प्लान इज अवेलेबल ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट एंड दे शो अस द प्लान ऑन देयर सीट्स, इज दैट ट्रू? ये शायद सवाल इन्होंने किया है जो हमने गोदरेज वीटीपी सॉलिटेयर का जो रोड कनेक्टिविटी रिवर फ्रंट साइड वाला बताया है उस पे इन्होंने कमेंट किया है। इफ द रोड प्लान्स आर नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट प्लान्स देन दीज पीपल आर लाइंग। सेकेंडली, दे से द साइट नाउ कम्स अंडर पीएमसी, इज दैट ट्रू और इज इट स्टिल अंडर ग्राम पंचायत और पीएमआरडीए? देखिए, पहली चीज, उस रोड को अगर आप देखेंगे कहीं कोई भी आप सेक्शन उठा के देख लीजिए, वहाँ पे डीपीआर जो है काफ़ी पहले ही डाल दिया जाता है, यानी कि डेवलपमेंट रिपोर्ट एक तरीके से उसकी जो प्लानिंग है वो पहले ही कर दी जाती है। अब प्लानिंग करने के हिसाब से वहाँ पे रोड भी दिखाया जाता है, कहाँ पे जो है आपका गार्डन आएगा, पब्लिक गार्डन, वो भी दिखाया जाता है, तमाम चीज़ें की जाती हैं। पर आप सभी को पता है कि ये चीज़ें होती कब हैं, यानी कि जब तक वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, जब तक वहाँ पे लोगों का डिमांड नहीं बढ़ेगा, और अगर दूसरे तरीके से ये कहा जाए जब तक उसका कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं होगा पॉलिटिशियंस को, तब तक वहाँ पे कोई चीज़ें ढंग से नहीं होती हैं। तो एक चीज़ जान लीजिए, अगर वहाँ पे या तो पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाए ज़्यादा, या तो इतना इन्फ्लुएंशियल हो
कोई इंसान कि वो चीज़ों को जल्द से जल्द सैंक्शन करा के उसके लिए बजट भी पास करा ले, या फिर उनका खुद का ही पूरा लैंड हो और उसमें वो लोग ये सारे डेवलपमेंट करके उसको ट्रिपल P मॉडल पे, यानी कि क्रेडिट सर्टिफिकेट जो है कॉर्पोरेशन या भी जो भी रेस्पेक्टिव बॉडी उनसे लेके वो करें। पर इन सब चीज़ों में अभी अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करें तो उतने हद तक बैठती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि ये कॉर्पोरेशन लिमिट में है या नहीं है, तो बिल्कुल मांजरी खुर्द अभी कॉर्पोरेशन लिमिट में नहीं है, क्योंकि जो अभी नए विलेजेस का मर्जर हुआ है उसका हमने वीडियो बनाया है और उसमें आप देख सकते हैं इसका नाम नहीं है। मांजरी जरूर आया है पर मांजरी खुर्द का एरिया उस लिस्ट में नहीं है, यानी कि अभी वो PMRDA का ही हिस्सा है। आगे चलते हैं। आकाश MG हैं, इन्होंने पूछा है व्हाट आर द चांसेस दैट प्रपोज्ड फ्लोर्स विल बी सैंक्शनड एंड व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर गेटिंग द प्रपोज्ड फ्लोर सैंक्शनड एंड व्हाई सम प्रोजेक्ट्स हैव सम फ्लोर सैंक्शनड एंड सम प्रपोज्ड। देखिए, आपका सवाल बड़ा ही वैलिड है। क्या होता है, जब भी बिल्डर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे जिस पूरे सेक्शन का उन्होंने सैंक्शनिंग लिया है, सेक्शन की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मान लीजिए उस प्रोजेक्ट की साइज़ है 5 एकड़, पर अभी वहाँ पे सैंक्शनिंग ली गई है 2 एकड़ की, तो अभी 3 एकड़ का जो है सैंक्शनिंग लेना, रेरा रजिस्टर कराना वो बाकी है। तो वो प्रोविज़न लेके चलते हैं कि अभी जो 2 एकड़ में डेवलपमेंट चल रहा है, अभी जो उनके पास परमिसिबल FSI है उसके हिसाब से वो लेआउट को डिज़ाइन करते हैं, और साथ ही साथ वो इस चीज़ को भी एक बफर लेके चलते हैं कि आने वाले समय में अगर FSI इंक्रीज होती है या फिर मान लीजिए वो एमिनिटीज़ का जो प्लॉट उन्होंने गवर्नमेंट को हैंडओवर किया है उसका FSI TDR के तौर पे इनको मिल जाता है, तो भी वो ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कहीं और का TDR खरीदते हैं तो भी आप समझ के चलिए कि ऊपर उनके पास जो है स्कोप है कंस्ट्रक्शन करने के लिए। या जो बचा हुआ हिस्सा, जैसा मैंने कहा कि 5 एकड़ का मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है और 2 एकड़ पे ही डेवलपमेंट चल रहा है, 2 एकड़ का ही सैंक्शनिंग लिया गया है, तो बचे हुए 3 एकड़ में जो गतिविधियां होंगी आने वाले समय पे मार्केट के हिसाब से जैसा भी रहेगा, तो वहां से भी कुछ FSI हो सकता है इसमें वो लोग कंज्यूम करना चाहें। इसलिए कई बार जो है इसे प्रपोज कर देते हैं बिल्डर, और जब उनको FSI मिल जाती है, सैंक्शनिंग मिल जाती है, तब वो ऊपर के जो भी फ्लोर्स हैं उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मान के चलिए अगर किसी बिल्डर को सैंक्शनिंग 15 फ्लोर तक की मिली है FSI के हिसाब से, ऑब्वियस अगर वहाँ पे एयरफोर्स का रिस्ट्रिक्शन है तो वो हाई राइज बना ही नहीं सकते, तो वहाँ पे प्रपोज रखेंगे भी नहीं। प्रपोज तभी रखा जाता है जब उनके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता पर FSI के इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर 15 फ्लोर तक वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है और उसको लगता है कि यहाँ पे हम 5 फ्लोर और बना सकते हैं, यानी कि 5 फ्लोर वो प्रपोज करके डाल रहा है, तो जाहिर सी बात है जो फाउंडेशन और बाकी जो कंस्ट्रक्शन है वो उसी हिसाब से किया जाता है कि वहाँ पे 20 फ्लोर के टावर आने वाले हैं। तो आप ये मन में दुविधा मत लेके चलिए कि वो बिल्डिंग सिर्फ 15 फ्लोर के हिसाब से ही बनाई गई और बाद में उसमें 5 फ्लोर जो है ऐड कर दिया, ऐसा नहीं होता है। अगर वो प्रपोज लेके चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें जो ध्यान रखनी है कंस्ट्रक्शन में वो रखते हैं। बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबल है कि वो 6 महीने बाद, साल भर बाद उसकी जो एक्स्ट्रा FSI, एक्स्ट्रा सैंक्शनिंग मिल रही है वो उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। पर हाँ, ये सारी चीज़ों के लिए आप बिल्डर से पहले ही कंफर्म कर सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट पे ऐसी सिचुएशन हो सकती है, और जहाँ पे भी आप बुकिंग कर रहे हैं आप देख लें जिस फ्लोर का आप बुकिंग कर रहे हैं क्या उस फ्लोर की सैंक्शनिंग आई है या नहीं आई है। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए उसकी सैंक्शनिंग नहीं आई है और आपने बुकिंग अमाउंट दे दिया है तो उसमें डिले भी हो सकता है आपको स्टैंप ड्यूटी का बेनिफिट जो 31 मार्च तक का है वो ना मिल पाए, या कई बार ऐसा होता है कि आपको पोजीशन जल्दी चाहिए, आपने उस चक्कर में बुकिंग तो कर लिया पर 3-3 महीने तक उनको अगर सैंक्शनिंग नहीं मिली तो आपका जो है पोजीशन भी डिले होता जाता है पैरेलली, और एक कहीं ना कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटी लॉस भी है। जो एक अपॉर्चुनिटी थी आपके पास कि आप रिसर्च करके बाकी ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकते थे, पर एक जगह जो है आप अपना पैसा लगाने की वजह से, चाहे वो टोकन अमाउंट हो, छोटा अमाउंट हो, बड़ा अमाउंट हो, व्हाटएवर, पर अब आप वहीं पे फोकस हो जाते हैं। तो वो जो अपॉर्चुनिटी लॉस है वो कोई आपको रिफंड नहीं कर सकता। आपके द्वारा दिए हुआ जो 30, 25, 50 हज़ार रुपये है वो भले कोई रिफंड कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल ले लेते हैं शिवराज पाटिल जी का। इन्होंने पूछा है इज इट नेसेसरी टू हैव ए लॉयर वाइल एग्रीमेंट प्रोसीजर इवन इफ द बिल्डर इज अ रेपुटेड वन। देखिए आप किस तरह के लॉयर की बात कर रहे हैं पाटिल जी, ये समझना जरूरी है। अगर आप एग्रीमेंट जो किया जाता है उस दौरान जो लॉयर लगते हैं उसकी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल वो लॉयर तो लगेगा, चाहे वो आपकी तरफ से हो या बिल्डर की तरफ से, क्योंकि ज़्यादातर जो है बिल्डर की तरफ से ही वो लॉयर रहते हैं।
और वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं, उसके लिए आप जो है लीगल फ़ी भी पे करते हैं बिल्डर को एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। तो दूसरी चीज़, अगर आप लॉयर इसलिए कह रहे हैं कि जो पेपर वर्क है उसको पूरी तरीके से आप वेरीफाई कर लें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, तो देखिए अगर किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे आप बुकिंग करने जा रहे हैं जहाँ पे आप कई चीज़ों को लेके श्योर नहीं हैं, जैसे मान लीजिए वहाँ कोई लिटिगेशन है पर नेचर ऑफ लिटिगेशन आपको नहीं पता है, आपको जो एक्सप्लेन किया गया है बिल्डर के द्वारा आप वहाँ पे कंफ्यूज हैं, या आप उस चीज़ को कॉन्फिडेंस में आपके नहीं आ रहा है कि आप वहाँ पर अपना बुकिंग जो है आगे प्रोसीड करें, ऐसी स्थितियों में आपको ज़रूर लॉयर करना चाहिए। उनसे टाइटल सर्च आप करा सकते हैं, 10-15 हज़ार का जो भी खर्चा है उससे आपका कम से कम डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर वो बिल्डर रेपुटेड है और आप कॉन्फिडेंट हैं जो चीज़ें वो बता रहे हैं, तो फिर आपको एक्स्ट्रा लॉयर करके टाइटल सर्च या और किसी तरीके की चीज़ों में जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ आप ये भी देख लें कि वहाँ पे किस किस बैंक के द्वारा एपीएफ मिला हुआ है, यानी कि वो वहाँ पे फाइनेंस का अप्रूवल किस किस बैंक ने दिया हुआ है। इससे भी काफ़ी हद तक आप ये श्योर हो सकते हैं कि वहाँ पे जो है कोई लिटिगेशन या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। लेकिन बैंकों का अगर वहाँ पे फाइनेंस हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ठीक है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि प्रोजेक्ट में लिटिगेशन और काफ़ी समस्याएं होने के बावजूद भी कई बैंक्स ने लोन वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। ये एक मेजर है, उसके अलावा अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल आपको लॉयर करके चीज़ों को समझ लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बाकी वीडियोस करके इनके चैनल का नाम है, इन्होंने कमेंट किया है, इफ़ आई हैव पेड 4% स्टैम्प ड्यूटी फॉर द प्रॉपर्टी नाउ एंड कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आफ्टर 31st March, do I need to pay extra 2% stamp duty also at the time of registration? देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और हमने पिछले एपिसोड में भी इससे ही मिलता जुलता एक सवाल का जवाब दिया था। अगर आप चालान भर रहे हैं किसी भी प्रॉपर्टी का जिसका आपको एग्रीमेंट करना है और वो चीज़ आप उसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं चालान में, तो 31 मार्च के बाद 2-3 महीने बाद भी आप एग्रीमेंट करते हैं तो भी आपका 4% ही स्टैम्प ड्यूटी अप्लाई होगा। वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट की जो अभी की गाइडलाइन है कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से, कि कई लोग ऐसे हैं जो अपने नेटिव प्लेसेस पे या फिर आउट ऑफ इंडिया हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, या फिर जो वो पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करते हैं वो उतनी आसानी से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है जितना कि प्री कोविड होता था। तो इसके चलते गवर्नमेंट ने ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है कि फ्रॉम द डेट ऑफ चालान आप 4 महीने तक वो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पर चालान भरते वक्त जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उसको प्रॉपर स्पेसिफाई करने के बाद ही आप उस चालान को यानी कि स्टैम्प ड्यूटी को पे करिए। पर देखिए इसका गलत फ़ायदा मत उठाइए कि आपने अभी प्रॉपर्टी फाइनल नहीं किया है और आप अभी एज्यूम करके कि आप 70 लाख के आसपास के एग्रीमेंट कर लेंगे, उसमें 2-4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे के स्टैम्प ड्यूटी भर दें और बाद में जाके उस प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करके हम एग्रीमेंट करा लें। ऐसी स्थिति में बिल्कुल आपको हो सकता है 2% 3% जितना भी बढ़ेगा वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपके प्रॉपर्टी फाइनल हो चुका है, जेन्युइनली आपका डिले हो रहा है, या जो भी आपके रिलेटिव हैं, आपके जानने वाले हैं, वो उस तय सीमा में नहीं आ पा रहे हैं यानी कि 31 मार्च 2021 तक नहीं आ पा रहे हैं, तो ही आप उसको एक्सटेंड करने के बारे में सोचिए। और हाँ, पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया था जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका बेनिफिट अब MIG 1 और MIG 2 वाले 31 मार्च 2021 के बाद नहीं ले पाएंगे, वो सिर्फ अप्लीकेबल होगा LIG और आपका EWS सेक्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं, गणेश जी ने पूछा है, वन ऑफ द बिल्डर टोल्ड अस दैट द प्लॉट इज इन आर जोन बट इट्स नॉट NA प्लॉट। ही इज सेइंग दैट इवन इफ इट्स नॉट NA but since it's in our zone then we can make construction on this. What do we mean by this? देखिए गणेश जी, पहली चीज़ तो अगर वो आर जोन में है तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन किस तरीके से कर सकते हैं उसको ध्यान देना जरूरी है। किस तरीके का, यानी कि वो जो आपका लैंड का टाइटल है वो रेजिडेंशियल के लिए ऑलरेडी उसका टाइटल कन्वर्ट हो चुका है बाय डिफ़ॉल्ट, या तो वो गांव सर्कल में आता होगा या वो पूरा रीजन आर जोन में अब आ चुका होगा। पर आपको ये चेक करना होगा कि वहाँ पे FSI कितनी है और उस FSI को कैसे कंज्यूम करके आप वहाँ पे लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं।
वो लेआउट डिज़ाइन करके यानी कि करा के आर्किटेक्ट के द्वारा आपको रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में सबमिट करना होगा। कॉरपोरेशन है तो कॉरपोरेशन लिमिट में, अगर वो ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत के ऑफिस में, कि ये हमारा प्लॉट है, आपके नाम पे वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, 7/12 वगैरह जो भी है, रजिस्ट्री आपके नाम पे होनी चाहिए। तो आप ये चीज़ सबमिट कर दीजिए। मान लीजिए वहाँ की FSI 2 है और जो भी तय सीमा है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का, मान लीजिए ग्राउंड +2 आप कर सकते हैं, तो उस 2 की FSI को, 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, 2 का FSI यानी कि 4000 स्क्वायर फीट का आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। थोड़े बहुत मार्जिन भी आपको 2-2.5 फीट के छोड़ने पड़ते हैं। वो मार्जिन छोड़ने के बाद आप उसे किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए हैं वही लेआउट आप सबमिट करिए। उसके बाद उस लेआउट के बिहाफ पे आप लोन भी ले सकते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन लोन बहुत सारे बैंक ऑफर करते हैं, वो आपको लोन भी दे देंगे, आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि आपने प्लॉट लिया और रैंडमली आप कुछ भी बनाना चालू कर दें, तो उसके लिए ना तो आपको लोन मिलेगा, ना तो वो बिल्डिंग आपकी सैंक्शन मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, प्रफुल्ल यादव जी का सवाल ले लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि लगातार हम लोग काफ़ी एफर्ट सवाल जवाब के सेगमेंट में, इवन आपके ही द्वारा जो सवाल आ रहे हैं उस पर हम लोग काफ़ी बड़े वीडियोस भी ला रहे हैं। अभी हमने कल एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आप देखें कि रेरा रजिस्टर्ड NA प्लॉट को, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो अब आने वाले समय में आपको हर हफ्ते 10 दिन में 1-2 जो है NA सैंक्शनड NA प्रोजेक्ट का, जो लैंड का प्रोजेक्ट है, उसका भी वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें लगातार प्रोत्साहित जरूर करते रहें। तो प्रफुल्ल यादव जी जो पूछ रहे हैं, इनका है, इज गुंठेवारी रिस्ट्रिक्शन ऑन लैंड फ्रेगमेंटेशन अप्लीकेबल टू प्लॉट्स इन आर जोन। पहली चीज़ देखिए, अगर आर जोन है और वहाँ पे प्लॉटिंग है तो आप उसे गुंठेवारी एक तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि उस पर ईजिली जो है सैंक्शन करा के बेचा जा सकता है। दूसरी चीज़, अगर आपका आर जोन में है वो प्लॉट, जैसा मैंने अभी पहले के सवाल का जवाब दिया, आप रेस्पेक्टिव बॉडी से वहाँ का FSI जान के, आर्किटेक्ट से लेआउट बना के सबमिट करके आप उस पर लोन भी ले सकते हैं। लोन लेना मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आप और भी सेफ हो जाते हैं, क्या सब कुछ सही है वो भी पता चल जाता है, क्योंकि बैंक भी उसको अपने लेवल पे स्क्रूटनाइज करती है। तो बिल्कुल जो इसके रूल रेगुलेशंस हैं वो अप्लाई होंगे। और आर जोन है तो गुंठेवारी या फिर उसकी कोई भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको फेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी सैंक्शनिंग प्रोसेस में डायरेक्ट जा सकते हैं। पर हाँ, ये सलाह ज़रूर रहेगी कि आपका अगर प्लॉट आर जोन में है तो उसे प्रॉपर FSI के हिसाब से लेआउट पे डेवलप करें, वो आपको आने वाले समय में काफ़ी फ़ायदा देगा। एक तो मार्जिन रहेगा, कल को कुछ रिपेयर करना है, आपको पेंटिंग करनी है, कुछ आपके जो पाइपलाइंस हैं उसका कुछ आपको रिपेयरिंग, इसमें बहुत ही आसानी से हो जाता है। अगर आपने पूरा प्लॉट लिया और जैसे तैसे बना दिया तो आपके लिए भी दिक्कत है। कल को अगर कोई चीज़ वहाँ पे नए रूल रेगुलेशंस आते हैं तो हो सकता है आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप प्रॉपर सैंक्शनिंग कराइए। थोड़ा समय ज़रूर जाएगा, थोड़े पैसे ज़रूर जाएंगे, पर चीज़ें ठोस होंगी, आपको अच्छी नींद आएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके ऊपर हमेशा तलवार लटकी हुई है और आप डर रहे हैं हर चीज़ों के लिए। आगे बढ़ते हैं, गौरव जिंदल जी ने पूछा है, माई बिल्डर रिसेंटली सोन डेमो फ्लैट एंड देर आर फायर फाइटर पाइप्स इन रूम्स which are oddly visible and not just the sprinklers in rooms. Washroom and kitchen which were not informed earlier. Is this RERA norm? How should I go about it? देखिए गौरव जी, पहली चीज़ तो ये बिल्कुल रेरा का नॉर्म है। अगर कोई भी बिल्डिंग 15 फ्लोर के ऊपर है, अब हो सकता है कि उससे कम के फ्लोर में भी, क्योंकि अब 7th फ्लोर के ऊपर में भी कई जगह जो है जो ये फायर फाइटिंग सिस्टम है ये मैंडेटरी कर दिया गया है, ये आप लोगों के लिए ही है। पर हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं, कई बार लोगों को ये ऑड लगता है कि रेड पाइपलाइन डायरेक्ट दिख रहा है, स्प्रिंकलर दिख रहा है। तो बहुत से बिल्डर जो है, जो ये पाइपलाइन आप देखते हैं रेड कलर का, इसको छुपा देते हैं। स्प्रिंकलर केवल आपको बाहर दिखता है, चाहे उस पर फॉल सीलिंग कर देते हैं या एक छोटा सा बॉक्स जो है रेक्टेंगुलर बनाते हैं जिसके पीछे पाइप छुप जाती है और स्प्रिंकलर और जो उसका सेंसर है वो नीचे वैसे ही बरकरार रहता है, उसको कहीं भी नहीं ढका जाता है। कई बार बिल्डर ये भी बोलते हैं, नहीं नहीं इसे ढकना जो है पॉसिबल नहीं है, ये लॉ के हिसाब से गलत होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, स्प्रिंकलर ओपन होना चाहिए, सेंसर जो है ओपन होना चाहिए, बाकी कुछ भी वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसे बॉक्स नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने बिल्डर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो ऐसा कर लें। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को खुद भी कर सकते हैं। पर ये मान के चलिए, वो अच्छा दिखे या जैसा भी दिखे, कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर श्योर है कि वो
मैंडेटरी है आपके लिए, वो जरूरी है आपके लिए और आपके ही हित के लिए वो चीज़ की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। संदीप रॉय जी ने पूछा है, हाय सर, आई एम प्लानिंग टू इन्वेस्ट फॉर ओन स्टे इन 2 BHK प्रोजेक्ट इन NIBM NX, प्राइस 43 lakhs, बट पोजेशन इज नेक्स्ट ईयर December 2022. Is my decision correct? If yes, being a single income person in a family of 3, how much burden will it come post bank sanction loan, and same is being disbursed upon demand raised and EMI will start. Should I opt for EMI और प्री EMI? देखिए, पहली चीज़, अगर आपके फैमिली में 3 लोग हैं और आप अपने खुद के लिए कोई घर देख रहे हैं तो बिल्कुल ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने लिए घर खरीदना कभी भी गलत नहीं है। उसमें आप ये चीज़ ज़रूर देख लीजिए कि जितना आप स्पेस चाहते हैं, जो भी चीज़ चाहते हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाए। एक तो अगर आप देखें तो जो ये प्री EMI है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरीके से घातक हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप एक तो डर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अभी हमारे पास इनकम कम है और अभी हम प्री EMI जो है ले लेते हैं, बाद में फुल EMI देंगे। देखिए, या तो पहले आप प्रॉपर कैलकुलेशन कर लीजिए कि आप प्री EMI क्यों चूज़ कर रहे हैं। प्री EMI के बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया है, आई एम श्योर आपने वो देखा होगा। प्री EMI यानी कि जितना अमाउंट आपका डिसबर्स हुआ है उसका सिर्फ आप इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं। तो ये आप इसी स्थिति में करिए कि अगर आप बचे हुए पैसे को सेव करके टुवर्ड्स योर ओन कंट्रीब्यूशन आप जो है बिल्डर को देने वाले हैं, जिससे कि आपका जो लोन का बर्डन है वो कम हो सके, तब तो ये अच्छा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं नहीं फुल EMI अगर मैं अभी दे दूंगा तो बाकी खर्चे कैसे होंगे, फिर ऐसी स्थिति में आपको प्री EMI नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन वो कितने दिन बाद आएगा, साल, 1.5 साल, 2 साल बाद, और आपकी स्थिति में दिसंबर 2022 से ही वो दिन आ जाएगा जब आपको फुल EMI पे तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पोजीशन मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आज आप अभी से ही फुल EMI पे करना चालू कर दीजिए, या फिर जो फुल EMI और आपका प्री EMI का डिफरेंस है उसे आप सेव करना चालू कर दीजिए। यानी कि आप अपने एक अकाउंट से उतना ही पैसा कट करिए जितना आपकी फुल EMI बनती है, और उसमें बचा हुआ जो डिफरेंस अमाउंट है उसको दूसरे अकाउंट में आप सेव करते जाइए, जिससे कि मान लीजिए टिल द पोजीशन आपने 2 लाख रुपए भी सेव किया तो 2 लाख रुपए के ऊपर का 2.25 लाख रुपए तक का ऑलमोस्ट आप जो है इंटरेस्ट भी सेव कर लेंगे। वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक विनिंग सिचुएशन हो जाएगी। तो आप बेफिक्र होके, अगर आपने सब चीज़ें तसल्ली से देख ली है, समझ ली हैं, तो बिल्कुल आप आगे बढ़िए, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और आने वाले समय पे आपका खुद का भी प्रमोशन होगा, आपके बोनसेस आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प जरूर करता जाएगा। इससे जुड़ी आप मान लीजिए अपने लिए घर खरीद रहे हैं, कुछ और भी दुविधा है, आप आके हमसे मिल सकते हैं, क्योंकि सौदा घर का कहीं ना कहीं एक मुहिम है कि हर वो बायर जो पहली बार अपने लिए घर खरीद रहा है उसके लिए जो भी बारीकियां समझनी और जाननी जरूरी हैं, उसके लिए सौदा घर आपके साथ खड़ा है हमेशा। बने रहिए और जल्द ही आप लोगों से मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।